माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम नमन करते हैं, आपको सबको वंदन करते हैं और माननीय कमांडर साहब को हम विशेष नमन करते हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं कि जिन्होंने हम सब लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया और माननीय कमांडर साहब के साथ में मैं 20 राज्यों का दौरा करता हूँ। हमारा जो संघर्ष है ये समाज परिवर्तन की लड़ाई है, ये छोटा मोटा संघर्ष नहीं है, ये EPS 95 के समाज परिवर्तन की लड़ाई। निश्चित रूप से हम विजय सिंह को प्राप्त करेंगे, इसमें हमें बिल्कुल भी शंका कुशंका हमारे मन में नहीं रखनी चाहिए। कोई निराशा नहीं, कोई हताश नहीं। अब हमें जो है पूरी तरह से सक्रियता के साथ में ये हमारा जो संघर्ष है अंतिम चरण में है और हम 3 स्तर पे अपने संघर्ष को और तेज करेंगे। पहला है प्रचारात्मक कार्य क्या है, हमारे अधिकार क्या है, कैसे प्राप्त होंगे, कहां तक आए, ये सब और जन आंदोलन इसको हमको बनाना है। ध्यान सुनने वाली बात को, अभी तक केवल हम इसमें शामिल थे, अब आज यहां से हम संकल्प लेके जाएंगे कि हमारे परिवार के साथ के लोगों को, परिवार के लोगों को इसमें जोड़ेंगे, हमारे मित्रों को जोड़ेंगे और समाज को भी इसमें हम जोड़ने की पूरी कोशिश करेंगे। तो पहली बात, ये हमारा प्रचारात्मक प्रोग्राम वो भी चालू रहेगा। कुछ हमारे, अब हमने देखा, हम आपको, आप तो हमारे परिवार के बताने में कोई मतलब जो है कोई जो कोई हमको छुपाना नहीं चाहिए। आज 550 जिलों में हमारा संगठन तैयार है, लेकिन जो बचे हुए जिले हैं उनको भी हम इसी पीरियड में कवर करेंगे। एक और बात कि हमारा जो संघर्षात्मक कार्यक्रम है उसको भी हम जारी रखेंगे, संघर्ष भी हमको करना है। ये तीनों कार्यक्रम जो है शुरू करने का, साथ साथ चलाने का, हमको यहाँ से संघर्ष लेके, हमको यहाँ से संकल्प लेके जाना है। दूसरी बात कि संकल्प कभी किसी के अधूरे नहीं रहते हैं और वायदे कभी किसी के पूरे नहीं होते हैं। ध्यान सुनो वाली बात को, सरकार हमें वायदा दे रही है, लेकिन हमारा संकल्प है कि हम हमारे संकल्प को पूरा करके ही रहेंगे। इसके लिए हमें कोई भी बलिदान देना पड़े तो उसके लिए हमारी सबकी तैयारी। हम आपको स्पष्ट कर दें, जो हमारे वृद्ध पेंशनर्स भाई हैं, जो चल नहीं सकते हैं, जो पलंग पे पड़े हुए हैं, उन सब के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम सभी जो है दिल्ली के भाइयों को, विशेष करके हमारे बहुगुणा जी को, BS राणा जी को, पूरी टीम को, आप सब दिल्ली के भाई आधा घंटे कॉल क्यों गए हैं, बहुत महत्वपूर्ण। कुछ लोग पूछते हैं कि भाई आपका पैसा कितना जमा है, हम आपको बता देना चाहते हैं, सबको पता है तो भी बता देना चाहते हैं कि पहले एम्प्लॉय फैमिली पेंशन स्कीम थी। इस स्कीम में 1.16 हमारा डिडक्शन कटता था, इतनी सरकार डालती थी, इतना ही मालक डालता था और ये सबका सब जो है एम्प्लॉय पेंशन फैमिली पेंशन स्कीम में चले जाता था। जब 1995 में स्कीम बनी तो वो पूरा का पूरा पैसा इस स्कीम में डाइवर्ट हो गया। 1978 में हमने जो पैसा हमारा कटवाया है एम्प्लॉय फैमिली पेंशन स्कीम में, उसकी आज की कीमत कितनी है? उसके 100 रुपए की कीमत 100 रुपए थोड़ी रह गया। तो 1995 में स्कीम बनी, पूरा पैसा उसमें डाइवर्ट हो गया। इसके बाद में सरकार के नियमों के अधीन हम सबने 417 रुपए, 541, 1250 रुपए पेंशन फंड में जमा कराई। इसका मूल्यांकन जो कमांडर साहब कहते हैं वो कम से कम 15 से 20 लाख रुपए है, ब्याज मिलता है और ना महंगाई होता है। अब इतना जो है सरकार कहती है कि हम प्रगति कर रहे हैं, हमारा राष्ट्र प्रगति कर रहा है, लेकिन यह बात निश्चित रूप से है कि ये पेंशन के मामले में A to Z काम किया होगा, लेकिन पेंशन के मामले में P फॉर पेंशन, इसमें हमारा EPS पेंशनर्स का शोषण हुआ है, इसमें किसी प्रकार की हमारी अधोगति हुई है, इसमें किसी प्रकार ने कोई मदद करने की कोशिश नहीं की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने करुणा के भाव से 1000 रुपए हमारी पेंशन कर दी हुआ EPFO, उसने तुरंत केजी चला दी। और केजी क्या चलाई?
कि जो 12 महीने के एवरेज पे हमें पेंशन मिलती थी उसको 60 महीने का एवरेज कर दिया, तो हमारी पेंशन 30 से 40% कम हो गई। तो हमको क्या फायदा मिला भाई? और आज भी करीब 36 से 37 लाख लोगों को 1000 रुपए पेंशन मिल नहीं रही है। जो हमने अनुभव किया, जो हमने देखा कि ईपीएफओ, हम आपको वास्तविक बात बताना चाहते हैं, ईपीएफओ मोदी सरकार की प्रशंसक नहीं है। मोदी सरकार जी से अच्छे काम नहीं करवाना चाहती है वो। यही चाहे आप जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन का देख लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का पहले इस स्कीम में प्रावधान था कि उच्च पेंशन सबको दी जाएगी, जो अगर उच्च हायर एक्चुअल सैलरी के ऊपर अगर अपना डिडक्शन कराए तो उसको एक्चुअल उच्च पेंशन मिलेगी। लेकिन जो है पेंशन नहीं दी जा रही, उनको पेंशन देता रहा। 4/10/2016 का जजमेंट आया, उन्होंने कहा कि सबको देना चाहिए। देखिए ध्यान सुनने वाली बात को, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। और मुझे याद है कि 23/5/2017 को श्रम मंत्री जी ने संसद में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के हिसाब से अनुसार हम उच्च पेंशन आपको सबको देंगे। 23/3/2017 को सर्कुलर निकला, लेकिन ध्यान सुनिए, इसके बाद में सर्कुलर एक बड़े अधिकारी ने निकाला ईपीएफओ के, लेकिन एक नालायक अधिकारी ने, असंवेदनशील अधिकारी ने, उसने क्या किया, 31/5/2017 की इंटीरियम एडवाइजरी निकाल दी और उसके ऊपर रोक लगा दी। और रोक लगाने के बाद में फिर ये मामला उलझ गया। फिर बेचारे फिर कोर्ट में चले गए, लोग कोर्ट में फिर चले गए। लेबर मिनिस्ट्री ने वहां बहुत लंबी लाइन बड़े बड़े वकीलों की खड़ी कर दी और तर्क और तथ्य और प्रमाण के अनुसार हमारे जो भाई थे उनके वकील तर्क करने में कहीं कुछ कम गिर गए। और 4/11/2022 का फिर जो है जजमेंट आया, उसमें कुछ चीजें कही गई, लेकिन जो उसमें हमारे ऊपर फिर अन्याय हुआ है। 4/10/2016 के जजमेंट के अनुसार ही निर्णय होना चाहिए था, लेकिन अब ईपीएफओ उसका मिस इंटरप्रिटेशन कर रहा है, इसलिए जो है वो मामला भी अधर में लटका हुआ है। हायर पेंशन अभी तक किसी को नहीं मिली है, ये बड़े दुख की बात है। तो वो भी हमारे लिए मुद्दा है कि 7.5 प्लस डीए हमको मिलना चाहिए। 7.5 क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि हमारे पास में माननीय कमांडर साहब के पास में जो हमारी फाइनेंस की लीगल टीम है, उन्होंने सिद्ध कर दिया 7,000 रुपए प्लस डीए दिए जा सकते हैं। इन लोगों ने, हरामखोरों ने हमारा मूल तो खा लिया ब्याज से, लेकिन दुख की बात यह है कि आज ब्याज भी सरकार देने को तैयार नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमको 7.5 प्लस डीए और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार उसका मिस इंटरप्रिटेशन ना किया जाए, उस जजमेंट की सही व्याख्या की जाए और हमारे जो भाई चाहते हैं उनको हायर पेंशन दे दी जाए। इसके बाद में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर ईपीएफओ को लगता है, ईपीएफओ ने क्या किया, एक भूत बना दिया कि हायर पेंशन में बहुत पैसा चला जाएगा। वास्तविकता यह है कि कमांडर साहब की डिमांड है, हम आप लोगों को बता दें स्पष्ट कि 7,500 प्लस डी अगर मिनिमम पेंशन दी जाती है, उसके साथ में उच्च पेंशन का जो ऑप्शन है सबके लिए खुला किया जाता है, तो 7,500 प्लस डीए, इसमें लोग जो है अपना समाधान मानेंगे। हायर पेंशन के लिए अप्लाई करने वालों की संख्या बहुत कम रहेगी। सरकार को भरना है और सरकार जो हमको एरियर्स देगी उसकी बुक एडजस्टमेंट की जाए, लेकिन ईपीएफओ वही भी मानने को लिए तैयार नहीं है। इसलिए मित्रों, हमारा संघर्ष ईपीएफओ से है, जिसके पास में हमारा पैसा जमा है। हमारा संघर्ष, ध्यान सुनने वाली बात को, हमारा संघर्ष उन नक्सलाइट अधिकारियों से है कि जो मोदी सरकार को प्रसिद्ध नहीं होने दे रहे हैं, वो बीच में टांग आड़ के बैठे लगा के बैठे हुए हैं, उनके विरोध में है। और साथ में उन सांसद महोदयों की से भी है कि जो हमारी बात नहीं उठा रहे हैं, जो में मौन बैठे हुए हैं, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। उनके लिए तो हम संदेश देने वाले हैं, क्या देने वाले कि मोदी जी से बैर नहीं और सांसद जी आपकी खैर नहीं। ये नारा जो है यहाँ से हम लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि मोदी जी बार बार कह रहे हैं। मुझे याद है माननीय कमांडर साहब के साथ में हम पहली बार गए थे, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि हेमा जी आपने बहुत अच्छा काम किया है, आप इन वृद्ध लोगों को मेरे पास ले कि अगर मोदी जी को हमारा काम नहीं करना होता था तो हमें बुलाते भी नहीं थे, हमें क्यों बुलाते थे। लेकिन जब 2 बार बुलाया हुआ है
इसका मतलब हमारा काम जरूर होगा। अब रहा सवाल ये कि क्यों नहीं हो रहा है, उसमें 2-3 चीजें हम आपको स्पष्ट कर दें, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। पहली बात, मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार को लग रहा है कि इनके पास में वोट बैंक नहीं है, लेकिन हमारे पास में बहुत बड़ा वोट बैंक है। माननीय कमांडर साहब ने कई बार कहा 19.33 करोड़ का वोट बैंक हमारे पास में है। कितना बड़ा वोट बैंक, 7.5 करोड़ जो है वर्किंग एम्प्लॉयज है और 75 लाख लोग हमारे कौन है, रिटायर्ड पेंशनर्स हैं, 75 लाख परिवार है। इतनी बड़ी वोट बैंक हमारे पास में है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सही दिशा की ओर जा रहे हैं। संवेदनशील सरकार ने, बीजेपी सरकार ने इस मुद्दे को उठाया था, हो सकता है किसी कारणवश नहीं काम कर सकी हो, इसलिए जो है बार बार कमांडर साहब कह रहे हैं कि आप अपना आश्वासन पूरा कीजिए, आप अपना वचन निभाइए और हम सबको जो है अच्छी पेंशन दे दीजिए। हमारी मांगों को मेडिकल सुविधा सहित तुरंत हमारी मांग को पूरा कर, इससे शुरू होता है। और इसीलिए माननीय कमांडर साहब यहाँ आप लोगों के बीच में आए हैं, क्योंकि दिल्ली तो हमारा आधार है, दिल्ली तो हमारा दिल है। इसलिए माननीय कमांडर साहब, अंतिम बात आपको बता दें, आप बिल्कुल भी, हमारे सभी पर्याय खुले हैं। लोग कहते हैं कि भाई आप लोग राजकीय क्षेत्र में जाएंगे क्या? अरे हम तो राजा बनाने वाले लोग हैं, हमें राजा नहीं बनना है, लेकिन राजा बनाने वालों की फौज हमारे पास में है, जो आपको राजा बनाएगी, जो आपको गद्दी में बैठाएगी। और हमारे पास में बड़े पत्थर भी है। अगर आपकी गाड़ी, हम चाहेंगे, अगर आप हमारे साथ में काम नहीं करेंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो बड़ा पत्थर लगा के आपको गाड़ी को हम रोक भी सकने की ताकत हमारे पास में है। हम कोई बड़प्पन की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो खत्म कर देंगे। किसी की गाड़ी अगर जो है कहीं फंसी हुई है तो उसके टायर के नीचे हम लग जाएंगे और एक आधार बना देंगे, हम अपना अस्तित्व खत्म करके गाड़ी की आपको निकाल देंगे। लेकिन जो है इस बात को सरकार ध्यान से सुने। आप हमें सब जो है हमारे टीवी चैनल के जो भाई हैं, जो हमारी बेटियां हैं, हम आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं और आपको बताते हैं इसी भूमि से आने वाले समय में आप सबका भविष्य, जो वृद्धों की बात कर रहे हैं, उनका सबका भविष्य उज्जवल है। आप सबकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आप खूब आगे बढ़ेंगे और देश की सेवा भी करेंगे। ऐसा बताते हैं कि जो व्यक्ति किसी को मेहंदी रचाता है, उसके हाथ जो है अपने आप मेहंदी से रच जाते हैं। आप तो सेवा करते रहिए और आपके हाथ अपने आप रचते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। इतनी बात कहते हुए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं।